नमस्कार दोस्तों, मैं दिवाकर श्रीवास्तव आया हूँ एक बार फिर आपके लिए लेके एक नया वीडियो। दोस्तों, जैसा कि मैं पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट्स को बता दूं कि आपके कोर्स में बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस में आपके थ्योरम्स में 3 थ्योरम्स हैं। पहला है सुपरपोजिशन थ्योरम, दूसरा है थेवेनिन थ्योरम और तीसरा है नॉर्टन थ्योरम। तो दोस्तों बता दें, सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम, ये तीनों थ्योरम्स आपको पढ़ने हैं, जिसमें से आज हम बात करेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है सुपरपोजिशन थ्योरम, यानी इसको अध्यारोपण का प्रमेय भी कहते हैं। अध्यारोपण प्रमेय। अध्यारोपण प्रमेय। तो दोस्तों, क्या होता है ये अध्यारोपण प्रमेय? सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं। जब कोई हमारे पास कोई ऐसी सर्किट होती है, क्या कोई इलेक्ट्रिकल ऐसी सर्किट होती है जिसमें बहुत सारे सोर्सेज लगे हुए हों, जैसे या फिर वोल्टेज सोर्स या फिर करंट सोर्स, बहुत सारे सोर्स लगे हुए हों, इन सच केस यदि हमें किसी पर्टिकुलर ब्रांच या किसी पर्टिकुलर सिरों के बीच विभवांतर या उस किसी ब्रांच में बहने वाली धारा का जो कुल मान होता है वो निकालना होता है, तो हम सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करके उसे निकाल सकते हैं। जैसे दोस्तों, मान लिया हमारे पास एक सर्किट है, उसमें कोई एक ब्रांच है, उस ब्रांच के एक क्रॉस यदि वोल्टेज पूछ रहा है, क्योंकि हमने पहले क्या बताया कि हमारे इस सर्किट में एक से ज़्यादा सोर्सेज लगे हों। हाँ, वो इंडिपेंडेंट सोर्सेज, ये कह दूं, फिलहाल आपके कोर्स में भी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का कोई जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन मैं अभी आपको बता दूं कि इस लेवल पे यदि किसी सर्किट में एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट सोर्सेज हों और इन सच केस हमें किसी ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज या फिर किसी ब्रांच में करंट उन दोनों सोर्सेज के प्रभाव से निकालने हों, तो इन केस हम सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हमने मान लिया कि हमारे पास एक ये सर्किट है, तो ये हमारे पास एक सर्किट है। तो जैसा दोस्तों बता दूं कि इस सर्किट में हमारे पास 2 सोर्स लगे हुए हैं, पहला E1 और दूसरा E2। तो यदि हमसे पूछ दे कि 6 ओम के ब्रांच में करंट की वैल्यू क्या होगी, तो दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ जब 2 सोर्स लगे हुए हैं तो फिर हम कैसे पता करेंगे कि इसमें I की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों होता क्या है कि इस तरह के क्वेश्चंस में सुपरपोजिशन अप्लाई करते समय हम क्या करते हैं, पहले एक सोर्स को हटा लेते हैं। हटाते कैसे हैं? सोर्सेज को उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से हटाते हैं। ठीक है, सोर्सेज को उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से हटाते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, E2 का जो इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है दैट मीन 0.1 ओम। ये हमारी एक सोर्स है, वोल्टेज सोर्स, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 ओम है। ये हमारा दूसरा एक सोर्स है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है। तो जब हम क्या करते हैं, किसी एक सोर्स को कंसीडर करते हैं और दूसरे को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ तो हमें इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि इसको इसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देते हैं। बट इन केस यदि आइडियल सोर्सेज हों, आइडियल सोर्सेज, आइडियल वोल्टेज सोर्स या आइडियल करंट सोर्स, तो इन केस हम क्या करते हैं दोस्तों कि हम जानते हैं कि आइडियल वोल्टेज सोर्स जो होता है, आइडियल वोल्टेज सोर्स, उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, का जो इंटरनल रेजिस्टेंस आर इन लिख दें तो दैट इज 0 के बराबर होता है। दैट इज 0 इंटरनल रेजिस्टेंस। वही यदि आइडियल करंट सोर्स है, आइडियल करंट सोर्स, तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट के बराबर होता है। तो किसी सर्किट का रेजिस्टेंस 0 होने का मतलब होता है कि वो सर्किट कैसी है, शॉर्ट सर्क्यूटेड है। ठीक है, किसी सर्किट का रेजिस्टेंस 0 होने का मतलब है कि वो सर्किट शॉर्ट सर्क्यूटेड है, बहुत कम रेजिस्टेंस। 0 रेजिस्टेंस का मतलब करंट इजीली पास हो सकती है। तो करंट इजीली कब पास होती है? जब हमारी सर्किट शॉर्ट सर्क्यूटेड हो और उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ही कम हो, तो इन केस हमारी करंट
पास कर जाती है। अब यदि बात होती है आइडियल करंट सोर्स की, तो आइडियल करंट सोर्स की जो आर इंटरनल या इंटरनल रेजिस्टेंस होता है दैट इज इनफाइनाइट। यानी कि अगर इसके जगह पे यदि हमारा कोई करंट सोर्स होता, आइडियल करंट सोर्स, तो इसको हम रिप्लेस करने के लिए इस सर्किट के इन टर्मिनल्स को ओपन सर्किटेड रखते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि सर्किट में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस और उसमें करंट का फ्लो होना संभव नहीं है। तो इन केस हमारा जो इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होने का मतलब कि ये हमारी ब्रांच ओपन सर्किटेड हो जाएगी। लेकिन इन केस अगर हमें इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो वहाँ पे हम उस सोर्सेज को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से ही रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे सोर्स दिए हुए हैं इनमें हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 ओम दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि जब हम इस सोर्स को कंसीडर करते हैं, इस सोर्स को कंसीडर करते हैं, तो फिर इसको हम क्या कर देते हैं, इसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देते हैं और इसके जगह इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हम लगा देते हैं, जिसकी वैल्यू क्या थी 0.1 ओम। अब इस सोर्स की वजह से, इस सोर्स की वजह से हम इस ब्रांच में करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो दोस्तों हम इसका आर इक्विवेलेंट निकालते हैं। ये एक साथ सीरीज में, इनका सीरीज कॉम्बिनेशन और ये 6 ओम आपस में पैरेलल में, फिर इनका जो कॉम्बिनेशन आया वो और ये 2.5 और प्लस 0.5 इसका इंटरनल, ये एक दूसरे से सीरीज में। तो आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। आर इक्विवेलेंट निकलने के बाद हमें E1 की मतलब इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू पता होती है, तो यहाँ से हम I की वैल्यू निकाल लेते हैं और ये मतलब I1 की वैल्यू, ये I1 की वैल्यू निकाल लेते हैं और ये I1 यहाँ आके इसमें कितनी जाती है, यहाँ से ये I1 की वैल्यू निकाल लेते हैं और हमें पता चल जाता है कि इस ब्रांच में इस सोर्स की वजह से कितना करंट जा रहा है, I1। फिर वही काम अब इधर करते हैं, इधर जो था सोर्स वो उसको एज इट इज़ लगा देते हैं और इसको फिर इसके इंटरनल रेजिस्टेंस से एक्सचेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस लगा देते हैं कितना, 0.5 ओम, और इसको क्या कर लेते हैं, सोर्स को जैसे था वैसे लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमारा सोर्स क्या था, E2 था, E2 को लगा दिया और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमें दिया ही हुआ है 0.1 ओम। अब क्या करते हैं कि अब इस साइड से, इस सोर्स के हिसाब से इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो 2.5 और ये 0.5 एक दूसरे से सीरीज में, इनका इक्विवेलेंट इस 6 के साथ पैरेलल में, इनका जो कॉम्बिनेशन आता है वो 2 ओम और इसके साथ सीरीज में। तो टोटल आर इक्विवेलेंट निकाल के हम यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं कि ये I2 यहाँ से कितनी आई, और फिर यहाँ हम निकाल लेते हैं कि इस ब्रांच में कितनी गई, और फिर उसके बाद जो है यहाँ से जो हमारी करंट चली यहाँ के डिवाइड हो जाती है, तो इसमें कितनी गई उसकी वैल्यू निकालते हैं। फिर पहली बार में इससे इस ब्रांच में कितनी करंट गई उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। हमने मान लिया कि यहाँ हमारी करंट इसकी वजह से I1 गई थी और यहाँ पे इसके वजह से हमारी करंट इसमें I2 गई थी। तो अब जो ये I की वैल्यू होगी, चूँकि देखते हैं कि डायरेक्शन दोनों का सेम है, तो इनकेस जो I की वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू I1 प्लस I2, और हम इस ब्रांच में इन दोनों सोर्सेज की वजह से टोटल I की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसको हम समझेंगे एक एग्जाम्पल के द्वारा जो कि बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। तो आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल। तो दोस्तों ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में इसने पूछा है कि इन दोनों वोल्टेज सोर्सेस 72 वोल्ट एंड 60 वोल्ट की वजह से इस 15 ओम के रेजिस्टेंस में हमको करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे करेंगे? तो मैंने क्या बताया कि सबसे पहले देखिए ये क्या है, ये आइडियल वोल्टेज सोर्स है, इसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, इसका भी कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है। यानी कि जब हम इसको रिप्लेस करेंगे तो इन केस हम इनको शॉर्ट सर्किटेड रखेंगे, यानी ये हटा के इसको हम क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या पूछ रहा है कि इन दोनों सोर्सेज की वजह से इसमें 15 ओम के रेजिस्टेंस में बहने वाली धारा का मान हमको निकालना है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं दोस्तों, पहले हम कंसीडर करते हैं 72 वोल्ट के सोर्स को। तो जब 72 वोल्ट के सोर्स को जब हम कंसीडर करेंगे तो 60 वोल्ट के करंट वोल्टेज सोर्स को क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे, क्योंकि ये आइडियल वोल्टेज सोर्स है, क्योंकि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ नहीं दिया है तो हम इसको आइडियल मान लेते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों 72 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स को कंसीडर करते हैं और उसके बाद इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। हमें 15 एम्पियर में करंट बतानी है, देखिए कैसे पता करते हैं।
तो यहाँ पे लिखेंगे हम कंसीडर 70 वोल्ट वोल्टेज सोर्स। ये केस फर्स्ट मान लीजिए, ये फर्स्ट करके करते हैं, फर्स्ट कंसीडर फर्स्ट है ये। तो अब क्या होता है, इसको हम शॉर्ट करेंगे तो हमारा सर्किट कुछ इस तरीके से हो जाएगा। 72 वोल्ट, ये हमारा 30 ओम, फिर यहाँ ये हमारा 10 ओम, फिर इसको हमने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। फिर आगे बढ़ेंगे, ये हमारा 15 ओम का रेजिस्टेंस, इसको ऐसे, तो ये हमारा हो गया 15 ओम, ये हो गया हमारा 30 ओम, ये हो गया 10 ओम, और इसकी वैल्यू है 72 वोल्ट। ठीक है, तो दोस्तों हमको आई फाइंड आउट करनी है किसमें, 15 एम्पियर 15 ओम में। किसकी वजह से, पहले हम पता करते हैं 72 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स की वजह से। तो सबसे पहले करेंगे क्या दोस्तों कि हम यहाँ से निकलने वाली आई की वैल्यू निकालेंगे कि यहाँ से हमारी जो करंट यहाँ से चलती है तो ये करंट कितनी चलती है यहाँ से। ठीक है, तो आइए पहले हम इसका आई निकालने के लिए क्या करना होगा, हमको इक्विवेलेंट की वैल्यू, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हमको निकालनी होगी। ठीक है, क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, क्योंकि ये 15 ओम और 10 ओम आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, पैरेलल जुड़े हुए हैं। तो आर की वैल्यू जो हो जाएगी यहाँ लिख लेंगे कि 15 पैरेलल 10, देन आर की जो वैल्यू हो जाएगी वो 15 × 10/15 + 10, यानी कि ये हो जाएगा, मैंने शॉर्टकट लगा दिया है, तो यहाँ हो जाएगा 150/25। तो यहाँ से हमारी वैल्यू जो आ जाएगी, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 6 हो जाएगी। इन दोनों से आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6, और 30 के साथ ये अब ऐसे जुड़ जाएगा, ये 30 ओम, और इसके साथ अगर हम इसकी आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 6 आ गई तो ये ऐसे जुड़ गया। यहाँ पे ये हमारा ये लगा हुआ है सोर्स 72 वोल्ट का, 30 ओम ये और 6 ओम ये। अब ये दोनों सीरीज में हैं, तो इस सर्किट का जो टोटल आर हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 36 ओम के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 36 ओम के बराबर। तो यहाँ से हमने टोटल आर की वैल्यू निकाल ली कितनी, 36। ये सब चीज़ें बतानी नहीं पड़ेंगी आपको, आप खुद निकाल सकते हो, मैंने बता रहा है ऑलरेडी, मैंने बता रखा है आर की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो इस सर्किट के हिसाब से जो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू जो आती है दैट इज 36 ओम। आपको V की वैल्यू पता है 72 वोल्ट। तो यहाँ से जो करंट I चलेगी, करंट यहाँ से मान लिया हमने कि ये करंट हमारी I चल रही है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, I = V/R, यानी 72/36, यानी कि कितने एम्पियर की करंट होगी, 2 एम्पियर। 2 एम्पियर की करंट इस सोर्स से चलती है। ठीक, तो ये 2 एम्पियर की करंट यहाँ तक तो आएगी, यहाँ तक तो 2 एम्पियर ही है। अब यहाँ के बाद ये करंट डिवाइड हो जाती है 10 ओम में और 15 ओम के दोनों रेजिस्टेंसेज में हमारी करंट क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो हमको पता किस में करना है, इस ब्रांच में पता करना है कि इसके वजह से हमारी करंट कितनी आई। तो मान लिया कि हमने इसकी वजह से जो हमारी करंट इस ब्रांच में आई दैट इज I1। कितनी आई, I1। हमने मान लिया कि यहाँ से जो करंट आई डिवाइड होके इस 2 एम्पियर में से I1 करंट इसमें आई और बची हुई करंट इसमें जाएगी। तो हमने CDR पढ़ाते हुए दोस्तों आपको बताया था कि जब हमको रेजिस्टेंसेस की वैल्यू पता हो और टोटल करंट की वैल्यू पता हो तो CDR यानी करंट डिवीजन रूल अप्लाई करके हम दोनों ब्रांचेज में या जितनी भी ब्रांचेज हों उसमें अलग अलग करंट की मान को हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 एम्पियर यहाँ है। अब हमको इस ब्रांच में करंट निकालना है, तो हमने क्या फार्मूला बताया था आपको, हमको पता है कि ये 2 एम्पियर है। अब ये 2 एम्पियर कितनी डिवाइड हो रही है इस बारे में जानते हैं। CDR में मैंने आपको बताया था कि I1 बराबर, यहाँ से I1 बराबर टोटल करंट कितनी है, 2 एम्पियर। टोटल करंट कितनी है, 2 एम्पियर। टोटल करंट इनटू, अगर इस ब्रांच में निकालना है तो इसका अपोजिट ब्रांच, यानी 2 × 10 होल अपॉन इन दोनों का एडिशन, यानी 10 + 15। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20/25, 20/25। तो इसकी वैल्यू जब निकालते हैं तो किसके बराबर आ जाती है, 0.8 के। किसके बराबर आ जाएगी, 0.8 के। तो यानी कि जो I1 की वैल्यू आती है वो कितनी आती है,
0.8 एम्पियर। इस सर्किट में जो I1 की वैल्यू आती है कितनी आती है 0.8 एम्पियर, और कहाँ डाउनवर्ड, इसकी डायरेक्शन क्या है नीचे की तरफ। इस सर्किट के साथ देखें तो I1 की वैल्यू क्या आ गई डाउनवर्ड 0.8 एम्पियर डाउनवर्ड। ठीक है, तो हमने इस सोर्स की वजह से इसमें करंट निकाल लिया। दूसरा आप क्या करते हैं, आप कंसीडर करेंगे किसको, आप 60 वोल्ट के सोर्स को कंसीडर करेंगे। ठीक, इसको कंसीडर करेंगे और फिर उसके बाद अब हम निकालेंगे कि इसकी वजह से इस ब्रांच में करंट कितनी जा रही है। तो आइए अब कंसीडर करते हैं सोर्स सेकंड यानी 60 वोल्ट के सोर्स को। इसको हम याद रखेंगे, I1 की वैल्यू 0.8 एम्पियर आ रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में 15 ओम के रेजिस्टेंस में। तो आइए सोर्स 2 को अब कंसीडर करते हैं। यहां हम लिख लेते हैं 72 वोल्ट सोर्स से 0.8 एम्पियर की करंट 15 ओम के रेजिस्टेंस में डाउनवर्ड यानी है फ्लो हो रही है। अब हम क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं 60 वोल्ट को। तो अब हमारी सर्किट कैसी हो जाती है, आइए देखते हैं। 72 वोल्ट आइडियल वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्क्यूटेड। ठीक है, तो इसको हमने क्या कर दिया, शॉर्ट सर्क्यूटेड कर दिया। यहाँ से ये हमने इसको शॉर्ट कर दिया, यहाँ से फिर ये 30 ओम का ये, फिर ये 10 ओम, ये 10 ओम, इसको रखना है तो इसको एज इट इज लिख दिया हमने। ये हमारा हो गया कितना 30, ये हो गया 10 ओम, ये हो गया हमारा 60 वोल्ट, और आगे चल के एक रेजिस्टेंस हमारा और जुड़ गया कितना 15 ओम। अब इसकी वजह से हमने मान लिया इसमें करंट जो हमारी जा रही है I2 जा रही है, इस 60 वोल्ट की वजह से हमारी करंट I2 जा रही है। तो दोस्तों यहाँ से भी अब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे ना। तो आइए देखते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकलेगी। यहाँ से हमारी सर्किट चलना शुरू होती है और यहाँ आ करके ये दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, फिर आके एक दूसरे से मिल जाते हैं। ठीक, तो इन रेजिस्टेंसेज का ये पहला सिरा है, इसका और इसका पहला सिरा, और इनका दूसरा सिरा है क्या, ये है। तो इनका पहला सिरा और दूसरा सिरा एक दूसरे से एक जगह मिलते हैं, यानी कि 30 ओम और 15 ओम के रेजिस्टेंस एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, तो पैरेलल में अगर इस सर्किट को चाहे तो हम खोल भी सकते हैं, ऐसे खोल देंगे यदि, तो ये 60 वोल्ट मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल इधर ले लें, नेगेटिव टर्मिनल इधर ले लें, तो ये और आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि 10 ओम का रेजिस्टेंस ऐसे आया और ये दोनों आपस में पैरेलल कनेक्टेड हुए, फिर यहाँ आके वो ऐसे हो गया। खोल के भी देख सकते हैं हम सर्किट को। तो यहाँ से हम R इक्विवेलेंट की जब वैल्यू निकालते हैं तो हम देखते हैं कि ये 10 ओम पहले ऐसे जाता है और फिर इसके सीरीज में दो पैरेलल रेजिस्टेंस 13 ओम और 50 ओम, 30 ओम और 15 ओम कनेक्टेड है। चाहिए तो हम इसको खोल के भी देख सकते हैं। मान लो कि इस 60 वोल्ट के सोर्स का पॉजिटिव टर्मिनल उठा के यहाँ ला देते हैं, ऐसे ला देते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल ला दिए, तो इसके साथ अब क्या जुड़ा हुआ है, ये 10 वाला जोड़ लेते हैं, और उसके बाद आगे जाके ये दो पार्ट्स में डिवाइड है ऐसे। तो यहाँ पे हमारा लग गया है 15 ओम और यहाँ पे हमारा लग गया है 30 ओम, और फिर ये दोनों एक दूसरे से आके मिल गए एक जगह, और यहाँ आके हमारा नेगेटिव टर्मिनल है। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो अब तो और इजी आपको दिख रहा होगा, ये 10 ओम 30 15 एक दूसरे से पैरेलल, और फिर ये हमारा नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ से भी हम समझ सकते हैं। तो आइए इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे होता है ये देखते हैं। तो सबसे पहले 30 ओम और 15 ओम पैरेलल, तो 30 पैरेलल 15 का जो R निकालेंगे वो हो जाएगा 30 × 15 / 30 + 15, ये हो जाएगा कितना 450 / 45, यानी इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना 10 ओम। इनका 10 ओम, ये 10 ओम और ये 10 ओम इनके साथ सीरीज में, तो टोटल जो R इक्विवेलेंट हो जाएगा वो 10 + 10 यानी कि 20 ओम हो गया। टोटल R इक्विवेलेंट कितना हो गया 20 ओम हो गया। तो जब हमको R इक्विवेलेंट पता चल गया तो यहाँ से निकलने वाली टोटल I की वैल्यू हम निकाल सकते हैं कि यहाँ से कितनी करंट टोटल आ रही है। तो हम यदि इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमको V की वैल्यू पता है, R इक्विवेलेंट की वैल्यू पता है, तो क्या हम I की वैल्यू निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं।
तो जो I की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे दैट विल बी इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट। V की वैल्यू हमको बताया 60 और R इक्विवेलेंट की वैल्यू अभी हमने कितने निकाली थी दोस्तों, हमने निकाला था 20 ओम, 20 ओम। तो अब जो हमारे I की वैल्यू आ जाती है वो क्या हो जाती है, 3 एम्पियर हो जाती है। कितनी आ जाती है, 3 एम्पियर। यानी कि यहाँ से हमारी कितनी करंट आ रही है, 3 एम्पियर की करंट आ रही है। अब इस सोर्स की वजह से हमको 15 एम्पियर में पता करना है कि कितनी करंट जाती है। तो I2 की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो ये 3 एम्पियर की करंट आई, यहाँ डिवाइड हो रही है, तो यहाँ पे हम CDR अप्लाई करेंगे, करंट डिवीजन रूल। तो करंट डिवीजन रूल अप्लाई करते हैं तो यहाँ से अगर हम I2 की वैल्यू निकालेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू टोटल करेंट, यानी कि 3 टोटल करेंट इंटू, इसमें निकालना है ना, तो इसके अपोजिट ब्रांच का मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 30 और होल अपन इन दोनों का एडिशन, 30 प्लस 15, ठीक है। तो ये हो जाएगा 45 और ये 90। तो I2 की वैल्यू कितनी आ जाती है, 2 एम्पियर। I2 की वैल्यू कितनी आ जाती है, 2 एम्पियर। यानी इस सोर्स की वजह से इसमें जो फ्लो होने वाली करंट है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, I2 बराबर कितनी आ गई, 2 एम्पियर। और वही जब मैंने इस सोर्स को कंसीडर किया था तो हाँ, I2 2 एम्पियर कहाँ, डाउनवर्ड, यहाँ से करंट ऐसे ही तो जा रही है, ऐसे जाके ऐसे जा रही है जी, और इधर ऐसे जा रही है। और जब मैंने 72 वोल्ट को कंसीडर किया था तो इन केस हमारी जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, 0.8 एम्पियर। ये भी डाउनवर्ड थी और ये भी डाउनवर्ड है। अब जो हमको टोटल I यहाँ से पूछा गया था, इस I की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनके बीजगणितीय योग के बराबर होती है। मतलब इन दोनों सोर्सेस की वजह से अलग अलग जो वैल्यू आती है उनके एडिशन के बराबर होती है। हाँ, डायरेक्शन का विशेष ध्यान देते हैं। तो हमने देखा कि इस सोर्स की वजह से भी जो करंट आई थी वो भी इधर ही आई थी और इस सोर्स की वजह से जो करंट आई थी वो भी इधर ही आई थी, मतलब डाउनवर्ड ही थी दोनों, यानी कि दोनों का डायरेक्शन सेम है। यानी सिंपली हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो हमने इसके वजह से I1 माना था, इसके वजह से I2 माना था। तो जो I की वैल्यू हो जाएगी वो टोटली I1 प्लस I2 हो जाती है। और इन केस I1 की वैल्यू 0.8 और I2 की वैल्यू 2, यानी टोटल I जो जाएगी उसकी वैल्यू हो जाएगी 2.8 एम्पियर। यानी कि इन दोनों सोर्सेज की वजह से 15 ओम के रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाले जो करंट की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 2.8 एम्पियर। तो सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करके हमने इस 15 ओम के रेजिस्टेंस से पास होने वाले करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। आपने स्पष्ट देखा होगा दोस्तों कि पहले हमने इसको शॉर्ट किया और 72 वोल्ट को कंसीडर किया, तब हमारी इसके वजह से पहले R इक्विवेलेंट निकाला, फिर टोटल I की वैल्यू निकाला। I यहाँ डिवाइड हुई तो जो I1 इसमें आया था उसकी वैल्यू क्या आई थी, 0.8 एम्पियर 72 वोल्ट सोर्स के कारण। फिर हमने 60 वोल्ट सोर्स को, सॉरी ये अब 60 वोल्ट है, इसको हमने किसको कंसीडर किया था, 60 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स को कंसीडर किया था। तो इससे जो हमारी I2 की वैल्यू आई थी 15 ओम के रेजिस्टेंस में उसकी वैल्यू 2 एम्पियर आई थी। तो अब दोनों के द्वारा, मतलब दोनों का मिला के अगर देखते हैं तो जो I की वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो I1 की वैल्यू 0.8 एम्पियर 72 वोल्ट सोर्स के कारण और I2 की वैल्यू 2 एम्पियर 60 वोल्ट सोर्स के कारण। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो टोटल I होगी दैट विल बी I1 प्लस I2 और इसकी जो वैल्यू हो जाती है 0.8 प्लस 2, यानी टोटल I की जो वैल्यू होती है इस ब्रांच में, टोटल I जो फ्लो हो रही है दैट इज इक्वल टू 2.8 एम्पियर दोनों सोर्सेस को कंसीडर करने के बाद। ठीक है, तो दोस्तों यही था हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी सुपरपोजिशन थ्योरम, जिसमें हम क्या होता है कि अलग अलग सोर्सेज, एक से ज़्यादा सोर्सेज को अगर हम सर्किट में देते हैं तो बारी बारी से एक एक सोर्सेज को हम कंसीडर करते हैं और उनके द्वारा किसी पर्टिकुलर, यानी जिस सर्किट पे पूछा गया हो, जिस ब्रांच पे पूछा गया हो या जिस सीरो के अक्रॉस पूछा गया हो तो उसके अक्रॉस वोल्टेज या फिर उस ब्रांच से पास होने वाली करंट, उन सारे सोर्सेज को अलग अलग कंसीडर करके फाइंड आउट कर सकते हैं। और तो दोस्तों आपने देखा कि दोनों की वजह से जो हमारे करंट की डायरेक्शन थी वो डाउनवर्ड थी, मतलब करंट की डायरेक्शन सेम थी। तो करंट की डायरेक्शन सेम होने की वजह से हमने सिंपली उनको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। यदि हम दोस्तों ये सोच लें कि यदि हमारे करंट की वैल्यू इसकी वजह से 0.8 एम्पियर डाउनवर्ड और इस सोर्स के कारण हमारी वो करंट की वैल्यू 2 एम्पियर अपवर्ड, तो इसका मतलब कि दोनों का डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है। तो इन केस हम क्या करते हैं,
2 एम्पियर यदि अपवर्ड है, 0.8 डाउनवर्ड है, तो इसका मतलब कि जो हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो 1.2 एम्पियर की करंट कहाँ हो जाएगी, अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी। और इस तरीके से हम क्या करते हैं कि सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करके किसी ब्रांच में करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा और इसके आधार पे आपको सुपरपोजिशन भी अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। तो आज के लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही। ठीक है, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।